नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसे मॉलिक्यूलर वेट कहते क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है दो शब्द मॉलिक्यूलर और एक लिखा है वेट। तो जब तक हमें मॉलिक्यूलर का मतलब समझ में नहीं आएगा और वेट का मतलब समझ में नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। अगर हम मॉलिक्यूलर को देखें, मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल से आया है मॉलिक्यूलर, यानी जो एक मॉलिक्यूल को जो डिफ़ाइन करे, एक मॉलिक्यूल को जो डिनोट करता हो, वो मॉलिक्यूलर कहलाता है। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल का मतलब हुआ जैसे कि कई सारे एटम आपस में एक साथ रह रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटम मान लिया जाए और हाइड्रोजन का दूसरा एटम मान लिया जाए। जब ये दोनों आपस में एक साथ मिलके रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं H2। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, और ये जब ये दोनों आपस में मिल गए तो इसका नाम हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन भी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए ये है एक कार्बन और ये है एक हाइड्रोजन, ये एक और है हाइड्रोजन, ये एक और है हाइड्रोजन और ये एक और है हाइड्रोजन। मान लीजिए ये कार्बन है और इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया इसी से, और इसी कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया और इसी कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया। यानी कि इस कार्बन से चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। तो ये हाइड्रोजन अपने आप में क्या है? ये हाइड्रोजन एक एटम है, ये वाला हाइड्रोजन भी एक एटम है, ये वाला हाइड्रोजन भी एक एटम है और ये वाला भी एक एटम है। प्लस साथ साथ ये कार्बन भी अपने आप में एक एटम है। जब सारे एटम यहाँ पे देख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन का और एक कार्बन का एटम जब आपस में सब जुड़ गए तो ये इस तरीके से बनाया कि C और H4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी एक कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है। तो सबसे पहले हम कार्बन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कार्बन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, चारों के चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन को हमने पहले लिखा। हम इसको अगर H4C लिखते हैं तो इसका मतलब है H डोमिनेंट है, कार्बन रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कार्बन डोमिनेंट है तभी तो सभी को बांध के रखा है, जोड़ के रखा है। तो जो डोमिनेंट वाला पार्ट होता है उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखा, इस फॉर्मेट में नहीं लिखा। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये रहा। जब इसमें सारे के सारे कार्बन अलग अलग तरह से थे और हाइड्रोजन अलग अलग से थे और कार्बन अलग अलग से थे, जब आपस में मिल गए तो इनके मिले हुए इसी रूप को हमने क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को हमने मॉलिक्यूल बोला। अब हमने देखा कि ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। इसमें देखा कि हाइड्रोजन के ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यानी मिलने वाले जितने भी एटम हैं वो एक ही तरीके के हैं। ये एटम भी हाइड्रोजन का था, ये वाला एटम भी हाइड्रोजन का था, और ये दोनों मिला तो ये बन गया H2, जिसको हम इसका मॉलिक्यूल बोल रहे हैं हाइड्रोजन का। इसमें क्या है, कुछ कार्बन के हैं और कुछ हाइड्रोजन के हैं, यानी कि अलग अलग इसके अंदर एटम है। जब ये मॉलिक्यूल बना तो इसके अंदर एटम एक जैसे नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, चाहे वो इधर यानी चाहे वो सेम हो, यानी सेम ही एक ही तरह के एटम हो, या फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम हो, है ना। यानी एक तरह के एटम से या अलग अलग एटम के मिलने से उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसमें आपस में वो मिलके रहते हैं, उसी ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, और इसी मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। वेट का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट बोलिए या मॉलिक्यूलर मास बोलिए तो बात लगभग लगभग सेम है, लेकिन थोड़ी सी अंतर है। देखिए, ये मॉलिक्यूल समझ में आया। वेट कहने का मतलब क्या हुआ? वेट कहने का मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल है, जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो इन दोनों एटम का अपना एक भार होगा।
अपना एक मास होगा। मास कहने का मतलब है कि ये जिस चीज़ से मिलके बना होगा। ये हाइड्रोजन का ये वाला आइटम किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा, ये भी किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा। एक ऐसी चीज़ से मिलके बना हो और एक ऐसा चीज़ जो कभी भी कहीं पर भी बदले ना, जो इतना है वो उतना ही रहेगा। यहाँ पर भी है, अंतरिक्ष में कहीं पर भी जाए, इस दुनिया में कहीं पर भी जाए, दुनिया के बाहर भी कहीं पर भी जाए, वो उतना ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। यानी जो भी चीज़ किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है वो कभी नहीं बदलेगा, तो वो कहलाएगा उसका मास। अब जब मास है तो वो जहाँ पर भी जाएगा, तो मास का मतलब वो कुछ न कुछ चीज़ से मिलके बना है, तो उस मास के ऊपर जो भी एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण से वो नीचे की तरफ वो जाएगा, या जिसके कारण से कोई दूसरा चीज़ उसको खींच लेगा, उसी चीज़ को हम बोलेंगे वेट। यानी कि हर एक चीज़ का, हर एक एटम का अपना एक मास होता है, और इस मास को जो खींचने वाला जो फोर्स है, यानी इस मास के ऊपर जो भी फोर्स लगता है, इसी फोर्स का नाम है वेट। ठीक है, तो यानी कि ये वेट है, ये मास से निकल के आता है। मास के ऊपर लगने वाला फोर्स को हम बोलते हैं वेट। ठीक है ना। और मास का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलके बना हो उसको मास बोलते हैं। चाहे, और जो चीज़ जिस चीज़ से मिलके बना है तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे वो यहाँ है चाहे वहाँ हो। फोर्स घट भी सकता है, फोर्स बढ़ भी सकता है। जैसे कि अगर पृथ्वी के एरिया में है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के रेंज में अगर कोई कोई मास है, यानी कोई चीज़ है, कोई मैटर है, तो वो किसी न किसी चीज़ से मिलके बना है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रहेगा, तो पृथ्वी का अलग गुरुत्वाकर्षण है, यानी खींचने का बल। गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब होता है खींचने का बल, जिसके कारण से वो अपनी तरफ कोई चीज़ को खींच ले। तो पृथ्वी के अंदर एक पावर है, उसके कारण से अपनी तरफ किसी चीज़ को खींच लेता है, एक बल है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। उसी तरीके से अलग अलग जितने भी बॉडी होती, चाहे इतनी सी भी हो, चाहे इतनी सी भी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, कोई सी भी बॉडी हो, उसके अंदर मास है तो उसके अंदर कुछ न कुछ खींचने की शक्ति होती है। अगर इसके अंदर मास है तो इसके अंदर भी खींचने की शक्ति है, धरती के अंदर मास है तो धरती के अंदर भी खींचने की शक्ति है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मिलके बना है तो उसके पास खींचने की एक पावर होती है। एक पावर, एक बोलो या एक शक्ति बोलो या एक बल बोलो, वो होती है जिसके कारण से वो खींचती है। अब अगर चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो चंद्रमा के पास, वो छोटा है धरती से, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होगा, यानी खींचने की शक्ति होगी, धरती से कम होगी, तो वहाँ पे इसी चीज़ का मास क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि खींचने की शक्ति ही वेट है। यानी इसी चीज़ का जो मास तो वही रहेगा, लेकिन वो जो वेट होगा ना, चंद्रमा पे जाते ही बदल जाएगा। किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो वहाँ पे उस ग्रह की अगर धरती से बड़ी होगी, जैसे बृहस्पति ग्रह है, धरती से बहुत बड़ी है, अगर हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उसकी तो बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगी, तो वो तो वहाँ पे उसी चीज़ का मास, यानी इसी हाइड्रोजन का मास अगर हम देखेंगे, यानी वेट देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको खींचने की शक्ति ज़्यादा है। जैसे कि सिंपल ये समझ लीजिए कि एक बच्चा है जो बहुत पतला दुबला है, वो किसी वजन को उठा पा रहा है ऐसे, तो कह रहा है मेरे से नहीं उठेगा, वो थोड़ा सा उठा ले रहा है। कोई दूसरा उससे थोड़ा ताकतवर है, वो और ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर उठा ले रहा है। कोई उससे ज़्यादा पावरफुल है, वो और ज़्यादा खींच रहा है। यानी कि वो वस्तु तो वही है ना, लेकिन तीन तरह के लड़के, जो कम पावर का, थोड़ा सा उससे ज़्यादा पावर का, उससे ज़्यादा पावर का, जितना पावरफुल आदमी मिला, यानी कि जिसके पास जितना मास रहा, पावरफुल कहने का मतलब जितना हेल्दी है, जितना मास है उसके अंदर, वो उतनी छोटी चीज़ को अपने पास खींच लेता है बड़ी आसानी से। तो मास कभी भी नहीं बदला, यानी खींचने वाली चीज़ का जो वजन था वो नहीं बदला, वो जितना था उतना ही है। लेकिन जो इसका वेट है, वेट जिसको हम वजन बोलते हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, और वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक बल है, खींचने की पावर है, खींचने की शक्ति है, खींचने की एक बल है, उसी को वेट बोलते हैं। तो वेट समझ में आया ये। अब मोलिकुलर वेट अगर बोला जाए तो मोलिक्यूल का तो मतलब समझ लिए कि मोलिक्यूल होता क्या है, वेट भी समझ लिए कि हमने वेट क्या होता है। तो मोलिकुलर वेट कहने का मतलब क्या है कि एक मोलिक्यूल का वेट, यानी एक मोलिक्यूल का जो भी वेट होता है
उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल H2 बना है हाइड्रोजन के 2 एटम को आपस में मिलने से, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, भैया इसका वेट जोड़ दो और इसका वेट जोड़ दो, दोनों का जोड़ दोगे, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, यही आएगा ना। यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, H2 ऐसे नीचे लिख दिया गया, इसका मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 छिपा है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, इसके 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का वेट निकालिए आप। जब एक मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, या ऐसे भी देख रहे हैं 2 है, तो इसका मतलब है इसका वेट जो भी होगा और इसका वेट जो भी होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। यही तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका है। तो अगर हाइड्रोजन की अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें, तो अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन के एक एटम का, एक मान के चलते हैं, ठीक है, 1.08 समथिंग होता है, लेकिन हम एक मान के चलते हैं, 08 को हटा दिए, तो इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1, 2 एटम है ना, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2 हो गया। अब आता है इसका यूनिट किस में लिखा जाए, तो देखिए यूनिट इसका कुछ नहीं है, लेकिन इसका यूनिट बनाया जाता है, तो इसका यूनिट बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटम है ना, ये एटम से जुड़ा हुआ है, तो हर चीज़ में ना जैसे किलोग्राम, ग्राम, इस तरह से पढ़ना होता है ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना किलोग्राम, इतना ग्राम, ऐसा नहीं है। इसमें जो एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको काउंट करते हैं, या अपनी सुविधा के लिए जो यूनिट बना ले, तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी 2 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसी एटॉमिक के लिए ए लिख दिया, मास के लिए एम लिख दिया, और यूनिट के लिए शॉर्ट में यू लिख दिया, तो एएमयू बन गया, यानी 2mu। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 2mu, या 2 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम ये इस मॉलिक्यूल का अगर एटॉमिक मास यूनिट या मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालें, इसका मतलब है इसमें कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब एक छुपा हुआ है, एक मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने था, कार्बन का 1 है ना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक छिपा है, कुछ नहीं मतलब एक छिपा है, तो यहाँ पे कार्बन के 1 है, हाइड्रोजन के कितना लिखा है, 4 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के 4 हैं। तो जब हम इसके एक मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे, या सिंपल कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हुआ, तो इसका मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का वेट निकालिए। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे, सभी एटम के जितना वेट होगा सभी को जोड़ दीजिए, वही उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो कार्बन का अगर देखा जाए तो ये हमारा पहले पाए सी है, तो सी मीन्स कार्बन। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है लगभग 12 के आसपास मान के चलते हैं, ठीक है, यानी एटॉमिक वेट, सॉरी। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक का तो हमने यहाँ पे देखा है 1 होता है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब है 1 का कितना है 1, और यहाँ पे 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, 1 गुना 4, यानी कि 12 प्लस में 4, 12 4 16, यानी 16 AMU। यानी इस पूरे का एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया, 16 AMU। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। बस आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमने इसमें क्या पता था, हर एक एटम जो भी उस मॉलिक्यूल को बनने के, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें कौन कौन से एटम हैं। एटम सेम तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। अगर सेम तरह के हैं तो उसके एक एटम का मास कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग एटम के मास कितना है, अलग अलग एटम का वेट कितना है। अब सभी का वेट लेके जोड़ दीजिए, सिंपल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो किसी भी आपको मॉलिक्यूल का उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सबसे पहले आप उस सभी के एटॉमिक वेट यानी हर एक एटम का वेट को देखिए, सभी को जोड़ दीजिए, और फिर वही आपका एटॉमिक वेट हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।